तक पहुंचाए। तो यहाँ पर हम हृदय में 3 नली देख रहे हैं, 4 नली देख रहे हैं। कई गो नली? नंबर 1 2 एक है 3 1 4। तो इसमें से 3 ऐसे नली हैं, 3 ऐसे जिनके द्वारा हृदय में खून आता है, जिनके द्वारा हृदय में खून आता है। और एक नली ये जो आप देख रहे हैं, इस नली के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक हृदय से खून जाता है। 3 नलियों के द्वारा हृदय में खून आ रहा है और एक नली के द्वारा हृदय से खून शरीर के विभिन्न भागों में जा रहा है। तो जिन नलियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हमारे हृदय में प्रवेश करता है, उसे हम सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। बुझाया? तो सीरा क्या है? तो जिन नलियों द्वारा, एक बार, जिन नलियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से खून हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं। सीरा बोलते हैं। और जिस नली के द्वारा हृदय से खून निकलकर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। तो इसमें जो 4 गो आप देख रहे हैं, 4 नली हृदय से निकला दिख रहे हैं। तो इसमें सिराएं कितने होंगी? कोई मर्द लगन हो? अयो सिरा है, सिरे है, हई जो है, हई यो क्या है? सिरे है। क्या है? अब देखिए होता क्या है, हमने सुनिएगा। अच्छा, धमनी कहा, सिरा कहा, बुझ गई, कौनो दिक्कत दी? अब देखो, अब चल जाए हमने क्या, ऑक्सीजनी रुधिर और बी ऑक्सीजनी। ठीक है। तो कुछ खून ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है, और कुछ ऐसे खून होते हैं जिसमें ऑक्सीजन घुला होता है। ठीक है, समझ में? तो जैसे मैं बोलूं, मैं पाप युक्त हूं, मैं पाप युक्त हूं, मतलब मुझ में पाप है। अब मैं पाप मुक्त हूं, मतलब मुझ में पाप नहीं है। ठीक है जी। तो मैं बोलूं कि ये जो खून है ऑक्सीजन युक्त है, जैसे इसको यदि खून लेकर चल रहे थे, ये जो खून है ऑक्सीजन युक्त है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन घुला हुआ है। ये बोल रहा है ये जो खून है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है। तो जिस खून में ऑक्सीजन घुला होता है, उस खून को ऑक्सीजनी रुधिर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अब ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीजनी रुधिर किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे जी, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ऑक्सीजनी रुधिर कहते हैं। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को क्या कहेंगे? बी ऑक्सीजनी रुधिर। समझ में आया? सीरा क्या है? अरे वैसी नलिया जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सा से खून हमारे हृदय तक या हमारे हृदय में प्रवेश करता है। धमनी क्या है? तो वैसी नलिका, वैसी जिसके द्वारा हृदय से खून निकल कर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। क्लियर हो गया जी? आए, अब हम बहुत सरलता पूर्वक, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र का सचित्र वर्णन। ठीक है जी, समझ में आया? तो इनमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, इसको तनी गौर कर ले ताकि समझने में आसानी रहेगा। रक्त का अर्थ तो हम लोग जानते हैं खून होता है। अब यहाँ एक शब्द दिखाई दे रहा है पर परिसंचरण। अब परिसंचरण का अर्थ क्या होता है, थोड़ी तरीके इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो जैसे हम लोग हो गए, ठीक है जी, तो हमारे शरीर में खून का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवा जावा होता है। खून एक ही जगह रहता है जी। पोषक तत्वों का भी एक स्थान से आवा जावा लगता है, आना और जाना लगा रहता है। उसके बाद जैसे हमने खून को देखा, पोषक तत्व जैसे जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, पचने के बाद कहाँ खून में मिल जाता है? खून में मिलने के बाद अस्थिर आ जाता है शरीर के हर एक भाग में। ठीक है, उसी तरह देखा जाए तो हार्मोन कुछ होते हैं। क्या हार्मोन को भी शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक आना जाना रहता है। इसके अलावा देखते हैं तो कुछ नाइट्रोजनी बजर पदार्थ होते हैं,
या कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। क्या उत्सर्जी पदार्थ बुझल हो? वैसे पदार्थ जिनको हमारे शरीर के कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्या हुआ, वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जी पदार्थ कहलाएगा। तो उत्सर्जी पदार्थ को भी एक शरीर के एक हिस्सा से दूसरी हिस्सा तक आना जाना होता है। समझ में आया? आए तो अभी हमने नाम रखा, हार्मोन हुआ, खून हुआ, पोषक पदार्थ हुआ, कुछ खनिज तत्व हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कुछ नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ हुआ। तो इन तमाम चीजों का शरीर के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा तक आवागमन करना क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिसंचरण। समझ में आया? तो परिसंचरण क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि एडवर्ब है? क्या है? क्रिया है। समझ में आया? हमारे शरीर में खून, पोषक तत्व, हार्मोन, ठीक है, कुछ खनिज तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवा जावा क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। ठीक है जी। तो रक्त परिसंचरण का अर्थ हमने समझ लिया। अब यहाँ है तंत्र। क्या है? तंत्र के तौर पर हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। जैसे कि हम सभी को जानते हैं कि जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के शरीर किससे बना होता है? कोशिका से। तो कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। चूंकि ऊतक जो होता है कोशिकाओं के समूह होता है, तो किसी भी प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कह देते नहीं। एक प्रकार की क्रिया को संपादन करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। तो कुल मिला के कोशिका से क्या बना? ऊतक। ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से क्या बनता है? शरीर बनता है। तो तंत्र का मतलब हम समझ गए होंगे। तंत्र का अर्थ हम लोग समझ गए। कुल मिला के तंत्र क्या है? तो ऊतकों के क्या है? समूह है। ऊतकों के समूह है। समझ में जी? कोई दिक्कत? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अर्थ हमने समझ गया। अर्थात तंत्र तो बहुत होते होंगे। तंत्र जैसे देखा जाए तो हमारा जो आहार नाल है, कौन, वो भी एक प्रकार के तंत्र है। तो इस तंत्र में भोजन पाचन संबंधित क्रियाएं होती है। किसमें? आहार नाल में भोजन पाचन संबंधित क्रियाएं संपन्न होती है। समझ में आया? लेकिन ये क्या करा? रक्त परिसंचरण तंत्र, अर्थात उस तंत्र पर आप चर्चा कीजिए जिसमें रक्त का क्या होता है? परिसंचरण होता है। किसका? परिसंचरण। समझ में आया? समझ में आया जी? तो इसी का क्या करना है? सचित्र बनाना, चित्र सहित क्या करना है? वर्णन करना है। एक साइड चित्र होना चाहिए। अब उसके बारे में वे अपना काम कैसे कैसे करता है इस पर चर्चा करना चाहिए। समझ में? तो कॉल देखिएगा, फोनवा। प्रश्न समझ में आवा? हाय, चलिए रिसीव कीजिए ना। सूर्य पर हेलो हेलो। हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ नसीब। अच्छा ठीक बा, ठीक बा, प्रणाम प्रणाम। हो गया जी? आए, चलिए अब ध्यान देंगे। तो जितने पतली पतली नलियां आप लोग देख रहे हैं, जिसमें हृदय भी शामिल है, ठीक है, इन तमाम छोटी छोटी नलियां और ये जो हृदय देख रहे हैं, इन सबों में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाज हमारा। तो ये सभी क्या है? ये सभी रक्त परिसंचरण तंत्र है। जितने देख रहे हैं ना ह्यूमन बॉडी में, पतली पतली नलियां है, हृदय है, सभी के सभी क्या है? रक्त परिसंचरण। हाँ, इसके अलावा कुछ इसमें छूट गया है। हमारा दोनों फेफड़ा, वहां भी रक्त का इधर उधर होता है, आवागमन होता है। ठीक है जी?
तो कहने का मतलब इतनी जटिल चीज को हम एक कॉपी पर दिखा पाना हमारे लिए मुश्किल है कि ना है? ना है। इसलिए अब इसको एक साधारण इमेज द्वारा यहाँ दिखाने का क्या किया गया है, कोशिश किया गया है। एक सरल चित्र के द्वारा आपको यहाँ दिखाने का क्या किया गया, कोशिश। आपको परीक्षा में भी इसके झंझट में नहीं पड़ना है। ये साधारण इमेज बना लीजिएगा, उसके बाद इसके जो फंक्शन है, किस प्रकार के काम करते हैं, इस पर आपको चर्चा करना है। ठीक है जी, ये समझ में आया ना? कोई दिक्कत? चलिए, तो हम यहाँ शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से हो शुरू करते हैं। जेबासे के बीच में बगल के, हाँ एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ जो आप लोग जाल जैसी संरचना देख रहे हैं, ये जाल जो है ना, ये शरीर के विभिन्न हिस्सा इसी में समाहित कर दिया गया है। गजब, इसमें अजब गजब। भारत का जितना बड़ा भूमि है, सेम हूबहू सेम चीज, कहाँ पठार है, कितना में पठार है, कहाँ नदियाँ है, कितना में नदियाँ है, किसका घर कितना में फल है, किसी भी नक्शा पर दर्शा सकते हो। सेम सेम आकार प्रकार सब चीज वो दर्शा सकते हो। अब इसको दर्शाने के लिए फिर जितना बड़ा भारत का भूमि है, उतना बड़ा आपको मैप लेना पड़ेगा। एक छोटा सा एक हम लोग सिक्का पर भी भारत के अपना नक्शा देख लेते हैं, तो उसको मानकर चला गया है ना, कि रियल में हल्ले है, हवे तो जाके वही में जमीन कीन के बस जा, रियल में नहीं ना है। समझ में आया? तो ये वाला जो हम लोग यहाँ जाल देख रहे हैं, समझ लीजिएगा कि शरीर के क्या है, हर एक हिस्सा है। ठीक है, सभी कोशिका इसी में है, सभी कोशिका इसी में है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अब हम शुरू करते हैं कहाँ से, तो पहले यहाँ तक देख लिया। हाँ ध्यान देंगे, हम शुरू करते हैं ऑक्सीजनी रुधिर को। किसको? हृदय के जिस भाग से पूरा शरीर में भेजा जा रहा है, वहां से शुरू करते हैं। ठीक है जी, यहां से शुरू करेंगे। आए कहां से? ऑक्सीजनी रुधिर को हृदय से, हृदय के जिस हिस्सा से शरीर के विभिन्न भाग में छोड़ा जाता है, वहां से शुरू करेंगे, फिर लौट के वहीं पर आ जाएंगे, पूरा खेल खत्म। तो चलिए, आप लोग पिछले क्लास में देखे होइएगा कि हमारे हृदय में कितने व्यस्म होते हैं। कभी कभी परीक्षा में कोष्टक भी आपको दे देता है, कितने होते हैं? इंग्लिश में उसको चैम्बर बोला जाता है। ठीक है जी, जिसमें से प्रत्येक का नाम है, प्रत्येक का नाम। और आपके लिए माने आपके क्या बोलते हैं, आपको सरल हो, नाम जानने में क्या हो, सरलता हो। जैसे देखा जाए तो ये मेरा दाहिना हाथ है ना? अरे दाहिने ना है, ऐसा अब घूम गया तो दाहिने अब आपका विपरीत हो गया। और ये हमारे हृदय हो गया, क्या हो गया? ये मेरा हृदय है। ठीक है जी, तो ई वाला जो हिस्सा हो गया सब दायां पड़ रहा है, और इधर से इधर जो क्या है, बायां पड़ रहा है। तो इसमें देखिएगा 4 गो चैम्बर होता है। चैम्बर नंबर देखें तो हम इसको पीला से ले लेते हैं। चैम्बर नंबर 1 हो गया। ठीक है जी, चैम्बर नंबर आप देखिएगा तो यहां से लेकर यहां तक की क्या हुआ, 2 हुआ। चैम्बर नंबर देखिएगा तो ये वाला जो यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, 3 हुआ। इसको देखिएगा तो ये चैम्बर नंबर कितना हुआ, ये जो शेष है चैम्बर नंबर कितना हुआ, 4। तो 2 दायां साइड में है, 2 बायां साइड में है ना, क्या हो? तो दोनों ऊपर है, एक काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, और जो आप पढ़ते हैं या कखवा हिंदी के जो वर्ण सीखते हैं, रोमन का, रोमन की थी क्या बात, देवनागरी का, देवनागरी लिपि जो सीखते हैं ना, तो इसकी शुरुआत कहाँ से की जाती है, अ से। लास्ट में ईयर और लॉ तो खत्म कर दिया जाता है। तो पहले हमारे जीवन में कौन आया, आ, उसके बाद कखवा। तो देखा जाए तो अ में न में पहले कौन आया, अ। तो ई वाला जो हो गया अलिंद हो गया, क्या हुआ, अलिंद हो गया। ई हो गया नीलय, क्या हुआ, नीलय। ठीक है, तो 2 इधर, एक नीलय एक अलिंद,
तो बायां साइड के भी क्या हो गया, अलिंद हो गया, क्या जी, और एक क्या हुआ, निलय हुआ। एक क्या हुआ जी, निलय हुआ। तो हमने देखा कि हमारे हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय, दो आ गया। जैसे हम क्षेत्रमिति में पढ़ते थे, जब 2 त्रिज्या हो जाता था किसी एक ही क्वेश्चन में, तो एक को R1 और एक को R2, तो 2 अलिंद 2 निलय है, तो निलय 1 निलय 2 ऐसा रख दे, नहीं, इसके लिए दाया बाया है ना, तो ई जो पढ़ रहा है कहाँ पढ़ रहा है, तो ई हो गया दाया अलिंद, हई दाया निलय, हई क्या है, बाया अलिंद, हई बाया निलय। ठीक है जी, समझ में आया, चलिए क्लियर था। उसके बाद हमने देखा था कि निलय, दाया अलिंद, बाया निलय और बाया अलिंद के क्या क्या कार्य है, इसके पिछले क्लास में पूरा क्लियर हो गया। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीजनी रुधिर होता है, कौन रुधिर, ऑक्सीजनी रुधिर, ये जो देख रहे हैं, चैम्बर देख रहे हैं, बोले तो इसका नाम क्या हुआ, बाया काथी निलय, बाया निलय। तो बाया निलय जब सिकुड़ता है, क्या करता है, सिकुड़ता है, तो ऑक्सीजनी रुधिर, कौन रुधिर, शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पंपित करके उसको पहुंचा देगा। जब ये सिकुड़ता है ना, तो सिकुड़न के दौरान से यहाँ से रक्त ये देख रहे हैं, यहाँ प्रवाहित होता है। ठीक है, ये समझ में है, तो इसका नाम क्या, धमनी है। अब इस धमनी से फिर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया। ठीक है जी, आए तो बाया निलय के द्वारा ऑक्सीजनी रुधिर को पंपित करके, क्या करके, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजनी रुधिर शरीर के विभिन्न कोशिका तक पहुंच गया। अब जब जाएगा, क्या करेगा, जाएगा तो सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाइरुवेट पहुंचा है, कहाँ हुआ, पाइरुवेट जो पहुंचा होता है, उससे यह ऑक्सीजन जाकर क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। खून में जो ऑक्सीजन मिला था उसको पंपित करके प्रत्येक कोशिका तक कौन पहुंचाया, बाया निलय पहुंचा दिया है। तो ये ऑक्सीजन जाके टुकुर टुकुर देखेगा, क्या करेगा, पाइरुवेट से अभिक्रिया करेगा। किससे, जैसे जो C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज जैसे कोशिका द्रव में प्रवेश करता है तो ये टूट कर 2 भाग में हो जाता है, C3H6O3, फिर C3H6, यानी पाइरुवेट में विखंडन हो जाता है। अब ये पाइरुवेट कोशिका द्रव में तैरते रहता है, वो सीधे कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में वो तो पहले से ऑलरेडी है, कौन, तो पाइरुवेट। इधर बाया निलय के द्वारा ऑक्सीजन को पहुंचा दिया गया, किसको, अब वो ऑक्सीजन जाके मुंह देखेगा। अब क्या करता है, पाइरुवेट बोले तो C3H6O3 से ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको क्या देता है, ऊर्जा, फिर से H2O और कार्बन डाइऑक्साइड को देता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत आए, तो यहां तक जो खून आया ऑक्सीजन वाला, इस सभी कोशिकाओं में जो पाइरुवेट था सबसे क्या किया, अभिक्रिया करके ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। तो फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ हमको मिला, इसी में रह जाता है, नहीं, फिर जो सीरा होता है, कौन, सीरा के माध्यम से, किसके माध्यम से, सीरा के माध्यम से अब कहाँ प्रवेश करता है, दाया अलिंद में, कहाँ, दाया अलिंद में। ठीक है, दाया अलिंद फैलता है और जितने भी ऑक्सीजनी रुधिर है, कौन रुधिर, वो सभी दाया अलिंद में प्रवेश करता है। ये फैलता है तो प्रवेश करता है। ठीक है, फिर जब सिकुड़ता है क्या करता है, तो ये जो भी ऑक्सीजनी रुधिर जो दाया अलिंद में था, अब दाया निलय में प्रवेश कर जाता है। कहाँ हो, दाया
यही ना है दाया निलय, इसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक है जी। अब फिर दाया अलिंद क्या करता है, दाया निलय सिकुड़ता है। क्या करता है, जब सिकुड़ेगा तो फिर यहाँ के जो ऑक्सीजन रुधिर है इसको कहाँ भेजा जाएगा, फेफड़ा में। कहाँ, फेफड़ा में जा कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ दी हो। ठीक है, तो ये यहाँ जब ऑक्सीजन रुधिर आ गया फेफड़ों में, तो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया और ऑक्सीजन को ग्रहण करके फिर ये जो देख रहे हैं सीरा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अब सीरा के माध्यम से कहाँ प्रवेश किया, बाया अलिंद में। कहाँ, फिर बाया अलिंद से बाया निलय में, फिर बाया निलय में क्या होगा, सिकुड़ेगा तो शरीर के फिर विभिन्न भाग तक जाएगा। और ये जो क्रिया है निरंतरण चलते रहता है और हम मनुष्य हमेशा जिंदा रहते हैं। जब तक ये खेल हो रहा है तब तक हम जीवित है। जिस दिन खेल खत्म उस दिन हम भी खत्म। राम राम सत्य है। चलिए जी, समझ में आया है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का हमने सचित्र वर्णन किया। ठीक है, अब थोड़ा लिखा कैसे जाएगा एग्जाम में इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, हमने शुरू किया से यहाँ कहाँ से, तो बाया निलय से, बाया निलय वहीं से शुरू किया। देख ध्यान देंगे, ऑक्सीजन युक्त रुधिर बोले तो ऑक्सीजन रुधिर, कौन रुधिर, देखते हैं जी। ऑक्सीजन युक्त रुधिर बोले तो ऑक्सीजन रुधिर हमारे हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पंपित कर दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दियो, जब ऑक्सीजन युक्त रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश करता है तब यह पाइरुवेट से अभिक्रिया कर इसे ऊर्जा, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है जी, वही जो चर्चा हुआ वही सेम चीज लिखा हुआ है। अब हमने मौखिक समझा, जो समझ लिया, जरूरी पड़े तो मुंह से भी बोल सकते हैं, जरूरी पड़े तो लिख भी सकते हैं। फिर आगे देखिए, पाइरुवेट विखंडन से प्राप्त, ध्यान देंगे, पाइरुवेट का विखंडन हो गया है, जल, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। तो पाइरुवेट विखंडन से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में मिलकर महाशिरा के द्वारा हृदय में, यहीं पर ना मिला है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से इसमें प्रवेश किया तो क्या महाशिरा है, जिससे हृदय से जाना नली पर खून जाता है, कहा धमनी है, तो सिरे के द्वारा ना प्रवेश करता है। फिर इसे, यानी इसे बोले तो ऑक्सीजन रुधिर, अरे देखिए मिलकर महाशिरा के द्वारा हमारे हृदय में जाता है, तो कौन जाता है, ऑक्सीजन रुधिर। फिर इसे बोले तो ऑक्सीजन रुधिर, यानी ऑक्सीजन रुधिर बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड धमनी के द्वारा, किसके द्वारा, हमारे फेफड़े तक पहुंचा दी। ये ना धमनी हो, कहाँ तक पहुंचा दिया गया, फेफड़ा तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फेफड़ा जहां कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है और रुधिर में मौजूद हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को चूस लिया जाता है। अब ऑक्सीजन को ग्रहण कर रुधिर ऑक्सीजन रुधिर बन जाता है, या बम जाता है लिखल बन जाता है। यह ऑक्सीजन रुधिर महाशिरा द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। ठीक है जी, यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है और शरीर जीवित रहता है, अपनी सभी जैविक क्रियाओं को करते रहता है। राधे राधे, समझ में है जी, कोई दिक्कत, चलिए। हाँ जी, तो हालांकि हमने रक्त परिसंचरण तंत्र, मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसको भी थोड़ा हम लोग देखें। ठीक है जी, चलिए। विसरण क्या हम लोग पहले से जानते हैं, विसरण क्या है, विसरण भी क्रिया है, क्या है, तो कैसी क्रिया, तो वैसी क्रिया जिसमें किसी ठोस या द्रव या गैस के कारण, अधिक सांद्र से जो गति करते हैं, कण के गति, जो कण का गति होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण, क्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए बासे के बीच में जैसे दीवाल हो गया, क्या हो गया, पूरा दीवाल है, ठीक है, और दीवाल के यहाँ तक पानी लगा हुआ है, दीवाल की इतने ऊंचाई तक क्या लगा है,
बस पानी का लेवल इतना ही ऊंचा तक है। हम देखते हैं कि दीवार के कुछ 1 बीता या 1.5 बीता ऊपर तक भीजा हुआ रहता है। आए तो जो दीवार के वह भी भाग भीगा होता है जहां पर पानी नहीं होता, माने पानी का लेवल नहीं होता है, उसके कुछ ऊपर तक भीगा रहता है। तो ये जो भीगा है क्या है, तो पानी के कण है, पानी ना गया है, तो पड़िया के तू टगेल के चढ़ेले बड़ा वो अपने से, तो पानी के कण गति करते गया है ना, तो यह क्या है, विसरण की क्रिया है। कौन क्रिया, विसरण। समझ में आया जी, तो ध्यान देंगे। चलिए रुक जा, तू हूँ कि बोले वाले रहती तो इतना ना व्यवस्था लगी थी कि इनको नानी पानी याद पड़ा देती है, ठग दे बड़ी एक जनी। चलिए ध्यान देते हो, सुनिएगा। विसरण की क्रिया जानते हैं तो ध्यान देंगे हो, सुन बा। तो आपको जानकर हैरान होगा, ताजुब होगा कि हमारे जो बाहरी त्वचा है कोशिका से बना है और प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरी है। तो हमारे जो बाहरी त्वचा है ना, ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे कोशिकाएं होंगे जो बाहरी ऑक्सीजन को अपने आप सोख लेते होंगे। मतलब ये जो बाहरी त्वचा है, कौन, इसके कोशिका का ऑक्सीजन का पूर्ति वायुमंडल से हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि ना आया? अब जानते रखा है क्या कि कोशिकुआ में ऑक्सीजन के लेवल कम बा, आई जब वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल, तो अधिक सांद्र क्षेत्र से कम सांद्र के क्षेत्र वो अपने आप चल आई, रोक ले बू, चलिए आई। समझ में लो, तो ध्यान दियो। सुना है बोला है विसरण की क्रिया क्या हमने समझ लिया। अच्छा एक और चीज, हाँ ध्यान दिए, हमारे फेफड़े से, चलो सुन लो है ना, हमारे फेफड़े से पैर की अंगूठा तक ऑक्सीजन यदि विसरण की क्रिया से जाता तो लगभग 3 वर्ष लग जाता है। कई वर्ष? फेफड़ा बा, कौन फेफड़ा बा, फेफड़ा तौर से पैर का अंगूठा तक ऑक्सीजन अपने से भी आ सकता। यदि रक्त परिसंचरण तंत्र ना रही, देखला हो, हृदय हृदय फेफड़ा सफड़ा ना रहता सा तेहू पर चल आई, लेकिन एकरा इहवा से जनाव में कई वर्ष लगी, 3 वर्ष। आ देखो रक्त परिसंचरण तंत्र सेकेंड में पहुंचा देता है, कितना में आओ तर जाता है। ठीक बा, अच्छा देखो हो गलो। यदि हमारी कुपिका, अब कुपिका कहा जानता रहो, श्वसन नली जो होता है आगे चल के दोनों फेफड़ा में विभक्त हो जाता है। फिर जो श्वसन नली फेफड़ा में प्रवेश किया होता है वो कई छोटी छोटी नलियों में विभक्त हो जाता है। अब प्रत्येक नलियों के ऊपरी सिरा पर अंगूर जैसे सनक, जिसे क्या कहता है, कुपिका कहता है। हमनी के फेफड़वा के पूरा कुपिकुआ के काट के लमरा देव, बिछा देव, तो ताजुब हो देख लो 80 cm स्क्वायर तक जगह को क्या करेगा, छेक लेगा। कितना? 80 cm बुझत न बड़ो, क्या बुझत रहा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह के क्या करी, छेक ली। समझ में आइल आगे ना आइलो? 80 बोले तो 8 9 81, 9 सेंटीमीटर लंबा, माने 9 सेंटीमीटर है तेरा, 9 सेंटीमीटर एकरा से जो वर्ग बनी उतना जगह को क्या करेगा, छेक लेगा। समझ में आया जी? ए बुझाया? आए उसके बाद देखते हैं। हाँ चलिए जी, अब है रक्त दाब। कौन हो? रक्त दाब आखिर है तो क्या है, तो ध्यान दी, सुन बा। दीपक भैया जाइए ना, जंगलवा के इथिया पर एक बोतल इतना बड़ा रखा होगा, लाइए तो उसको थोड़ा जल्दी लाइए। हाँ जंगलवा पर रखा लो जल्दी। आप लोग क्लास देखते हैं घर पे? देखते रहिए। आए अब चित्र के माध्यम से, पूरा रियल चित्र के माध्यम से देखा जाता है, जब ना बुझे लाइए। चलिए जी, ध्यान देंगे। हम सबको समझना है कि रक्त दाब है तो ठीक है जी। तो हम कल्पना करें कि ये जो बोतल है ये रुधिर वाहिका है, मतलब है पड़ा खून, ठीक बा।
आ हमार जन मुंह देखत रही ई हो गई निलय, दाया निलय बाया निलय, हृदय की निलय हो गई। तो निलय जन भाव फैलता भी है सिकुड़ता भी है, फैलता भी है सिकुड़ता। अब देखो निलय फूल फैलल कि सिकुड़ल है, हो गई। तो ध्यान दिया दी बापे में तो तेल भर लखा। देखियो फैलल निलय हमार फैलल है। तो है जन रुधिर वाहिका बड़े इनकर भीतरी दीवार पर दाब लागल है कि ना लगल है। देखिए जब निलय हमार सिकुड़ल है तब वो दाब लगल कि ना लगल है। तो निलय जब फैलेला चाहे सिकुड़ेला तो रुधिर वाहिका के भीतरी दीवार पर दाब लगेला, वही दाबो के क्या कहल जाला, रक्त दाब। देखिए रक्त वाहिकाओं के भीतरी दीवार पर लगने वाले दाब को, तो ई दाबो केकरा वजह से लगेला, तो निलय के फैले से चाहे सिकुड़े से। समझ में आइल हो आए। एक और चीज निलय हो गया अलिंद के भी फैले से लगेला, चूंकि जो हृदय है ये दाया अलिंद है, तो दाया अलिंद क्या करता, फैलता है। तो वही शरीर के विभिन्न हिस्सा से क्या कर खून कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो जब ये फैली मुहावा हमार फैलल हो तो एक भीतरी दीवार पर दाब लगल कि ना। तो एगो काम करे सिंपल में बोल दिया हो, रक्त दाबी जो परिभाषा बहुत बढ़िया है। रक्त वाहिकाओं के भीतरी दीवार पर अब जे तरिया लागे, केहू के फैलला से लागे चाहे केहू के सिकुड़ला से, जैंग और रक्त वाहिकाओं पर दाब लगे वो क्या है, रक्त दाब। समझ में आया जी, कोई दिक्कत। रक्त दाब क्या हमने समझ लिया। अब ये जो रक्त दाब होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के कहियो तो वो सुधर के तेने बढ़िया से बैठ के समझे के कोशिश करो, बैठबे तो करला लेकिन दिमाग में ओकरा ठहरावा नहीं होता है, इधर उधर दौड़ते रहता है। तो रक्त दाब कितने प्रकार के, एगो होला प्रकुंचन दाब और दूसरा होता है अनुशीतलन दाब। अब रही प्रकुंचन दाब होता ठीक बा हो, कौन दाब, तो ये हमार निलय हो। निलय जब हाँ जैसा हृदय हो गई निलय हो, निलय इहो हो इहो होंगे। निलय जब क्या करला सिकुड़ेला काथी, तो जब सिकुड़ी तो है इनकुरो पर दाब लगी, है हिनकुरो पर दाब लगी, हयो रुधिरे वाहिका यो रुधिरे। तो निलय के सिकुड़न से, निलय के सिकुड़न से, सिकुड़न से नहीं सिकुड़न से, निलय के सिकुड़न से जो रक्त वाहिकाओं के भीतरी दीवार पर दाब लगता है उसी दाब को क्या कहते हैं, प्रकुंचन दाब। बुझाइल हो, प्रकुंचन दाब केकरा कहबो, निलयों के सिकुड़न से रक्त वाहिकाओं के भीतरी दीवार पर जो दाब लगता है उसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। सीधे हो जाए जो अनुशीतलन दाब, अनुशीतलन निलय के फैलने से, निलय के फैलने से, ठीक है। हाई फैले लानू ए अलिंद के कथी हो, अलिंद भाई आ इहो भले फैलता फैलता ना, हाँ ना अलिंद के फैलने से, अलिंद के फैलने से जो रक्त वाहिकाओं के भीतरी दीवार पर दाब लगता है उसे अनुशीतलन दाब कहते हैं, ठीक बा हो, ए समझ गए हो। तो ई दोनों अनुशीतलन दाब या प्रकुंचन दाब सुन हो, अपना सामान्य लेवल में बात हमनी के स्वस्थ बनी सा लेवल से यदि एकरो नाप के एगो यंत्र रह जाना के कहल जाला S5 S5 मो मैनोमीटर, S5 मो मैनोमीटर से नापल जाला, समझ में लो। तो जान तहार प्रकुंचन दाब कौन दाब, एक कितना हो गया चाहिए 120 mm, ठीक है। यदि एकरा से बढ़ गई, एकरा से तो इहे नु जब बढ़ जाला तो जन हई हमें देखल हो जे बासे बीच में हिया देख लियो, हाँ जितना रुधिर वाहिका देखा तू बड़ा एकरा कहीं ना कहीं इनकरा के क्या करी फाड़ दी, खून के नस देखा रह कहीं ना कहीं क्या करेगा फाड़ देगा, और जब फाड़ देगा तो वहां से खून निकलबे करी
तो वह खूनवा निकलता है, ये तो पैखाने के माध्यम से, ना तो नाक से माध्यम से, ना तो खेखार के लोग ना कल बीपी हाई हो गए लोग से नाक पर खून निकलता है। सुन ले बड़ा हो आए तो प्रकुंचन दाब कितना होगा तो ठीक है जी 120 mm रहता है, mm है। प्रकुंचन दाब सामान्य कितना रहेगा तो ठीक रहेगा। अनुशीतलन दाब रहता है 80 mm, कितना 80 mm। ये दोनों ये कम हो गया तो बुझे कि बीपी आपका लो हो गया है। बीपी क्या है, ज्यादा हो गया तो हाई के समय में फिर 900 सीधर फट जाता है। समझ में आया जी। तो आज अब इतना ही रहने दे रहा है, फिर मिला जाएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। हैगरा देख लो बड़ो बीपी ना चेक करल जाला है, ठीक बा। चलिए